हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KVSS स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी स्पेशल का रिवीजन कर रहे थे, उसी का पार्ट नंबर ये चौथा है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थित झील और ताल के बारे में। ये मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्रताल कहाँ पर स्थित है। तो इसको याद रखना, मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर स्थित है, मैप पे भी देख लीजिए। गौर झील की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है। तो ये रामपुर में है गौर झील हमारा। वही हम बात करते हैं लिलौर झील कहाँ पर स्थित है। तो बरेली में स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया, तो इसको याद रखना लिलौर झील। आगे बात करते हैं फुल्लर झील, जहाँ से हमारी गोमती नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ पर स्थित है, पीलीभीत में स्थित है फुल्लर झील। आगे बात कर लेते हैं बड़ा ताल या गोखुर झील की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, शाहजहाँपुर में स्थित है। गोखुर झील पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है, शाहजहाँपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं कन्नौज में हमारा कौन सा झील स्थित है, लाग झील या लाग बहोसी झील, ये हमारा कन्नौज में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं लखनऊ में हमारा कौन सा झील स्थित है, करेला झील हमारा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं गोंडा में हमारा कौन सा झील स्थित है, पार्वती या रंगा ताल हमारा गोंडा में स्थित है। वहीं हम बात कर लेते हैं बखीरा झील कहाँ पर स्थित है, संत कबीर नगर जिले में स्थित है। दरवन झील की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है। तो यह अम्बेडकर नगर जिले में स्थित है दरवन झील, और बखीरा झील हमारा संत कबीर नगर जिले में स्थित है। वहीं रामगढ़ ताल की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। ये सभी मैप के माध्यम से बता रहे हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना, मैप से आपको जल्दी याद हो जाएगा। सागर झील की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, बदायूं में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं राधा झील की। तो ये कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है। इसी का दूसरा नाम है नौ झील या मानसी गंगा कुंड ताल भी बोला जाता है इसको। आगे बात कर लेते हैं कीठम झील कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा आगरा में स्थित है कीठम झील, इसको याद रखना। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, सूर सरोवर और कीठम दोनों को याद रखना। कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं नवाबगंज झील की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है नवाबगंज झील कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है। आगे बात कर लें वल्लापारा या मोती झील की बात करते हैं, कानपुर में स्थित है। बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है ये। तो ये सब प्रमुख इंपॉर्टेंट झील है, इनको एक बार देख लेना। यहाँ से बार बार रिपीट किया गया, अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा तो यहाँ से पूछे जाते क्वेश्चन। कर लेते हैं महोबा पे हमारा कौन सा झील है, मदन सागर झील या बेला सागर झील दोनों बोला जाता है इसको, तो महोबा में स्थित है। आगे बात करते हैं समसपुर झील की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, रायबरेली में स्थित है। मोराई ताल की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये फतेहपुर में स्थित है। बेती झील की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। बेती झील पूछा जाता है। मिर्जापुर में कौन सा झील हमारा स्थित है, टांडा दरी ताल हमारा कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। सोनभद्र में हमारा कौन सा स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत हमारा कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। वाराणसी में हमारा कौन सा ताल स्थित है, आंधी ताल। आगे बात कर लेते हैं बलिया में हमारा कौन सा है, सुराह ताल। सुल्तानपुर में बात करते हैं हमारा कौन सा, भोजपुर ताल हमारा सुल्तानपुर में स्थित है। ये प्रमुख झील थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। संस्था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनको याद रखना, प्रधानमंत्री होते हैं इनके अध्यक्ष। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, कब से किया गया था। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में यह अधिनियम आया था। यह पूछा जाता है, इनको जरूर याद रख लेना। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। वन तथा वन्यजीव प्राणी पूछा जाता है किस सूची में आते हैं संविधान के, तो इनको याद रखना। समवर्ती सूची का विषय है ये, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था इसको, तो इसको याद रखना। ये एक प्रकार से हमारे संविधान का समवर्ती सूची का भाग हो गया है, तो इनको याद रखना। ये अधिनियम कब बनकर आया था, 1972 में आया था, तो इसको याद रखना।
अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार के बारे में। कौन सा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है और स्थापना वर्ष कब था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो ये नवाबगंज पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। यह कहाँ पर स्थित है, ये उन्नाव में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में इसका स्थापना किया गया था, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं समस्तीपुर पश्चिम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1987 में इसकी स्थापना होता है। कहाँ पर स्थित है, ये रायबरेली में स्थित है समस्तीपुर पश्चिम बिहार, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो इनको याद रखना कहाँ पर स्थित है, कन्नौज में स्थित है। यह पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख लेना। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं आगे बात कर लेते हैं ओखला पश्चिम बिहार के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है ओखला पश्चिम बिहार। इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना वर्ष है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ काला नमक चावल के लिए फेमस है, तो इसको याद रखना। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं बखीरा पश्चिम बिहार की, तो 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। सांडी पश्चिम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। हरदोई जिले में यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरदोई जिले में स्थित है, तो याद रखना। 1990 में हमारे 3 पश्चिम बिहार स्थापना होती है। तीनों हमारे कौन कौन है, ओखला पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार और सांडी पश्चिम बिहार, ये तीनों ही 1990 में स्थापना होते हैं। एक गौतम बुद्ध नगर में, संत कबीर नगर है, हरदोई नगर है, हरदोई में है, तो ये तीनों याद रखना। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखना। इसके स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 2003 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं हम बात कर लेते हैं शेखर झील पश्चिम बिहार के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये कहाँ पर स्थित है, ये अलीगढ़ में स्थित है शेखा आगे बात कर लेते हैं शेखा झील पश्चिम बिहार के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये अलीगढ़ में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसको कब शामिल किया गया था, 1916 में। इसको कब शामिल किया था, 2016 में इसको शामिल किया है, तो इसको याद रखना। समान पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना वर्ष होती है। ये कहाँ पर स्थित है, मैनपुरी में स्थित है। 1990 में और कौन हुआ था, सांडी पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, इन सभी की स्थापना 1990 में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण या सुराहताल पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर सुराहताल के नाम से फेमस है, तो इसको याद रखना। 1991 में इसके स्थापना वर्ष है। यह बलिया में स्थित है सुराहताल के नाम से फेमस है। कभी कभी जयप्रकाश के नारायण नाम से पूछ लिया जाता है, तो इनको याद रखना। सूर सरोवर पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। 1991 में इसकी स्थापना होती है सूर सरोवर का। ये कहाँ पर है, आगरा में स्थित है सूर सरोवर हमारा। आगे बात करते हैं पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, गोंडा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना वर्ष है। ये सभी पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। यूपी स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहीं से सब क्वेश्चन होते हैं, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं विजय सागर पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं, तो यह भी 1990 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थित है, ये महोबा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं पटना पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो इनको याद रखना। पटना पश्चिम बिहार एटा में स्थित है।
आगे बात कर लेते हैं चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। इनको हाल ही में अभी शामिल किया गया 2017 में, तो इसको याद रखना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पश्चिम बिहार थे जिनको हम डिस्कस कर लिया। अगर आप यूपीपी की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लेना, पूरा याद कर लेना। यही से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, प्रीवियस से उठाकर देख सकते हैं आप। स्पेशल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेतवा। ये यमुना नदी से हमीरपुर के निकट में मिलती है, तो इसको याद रखना। यानी बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है जो कि हमीरपुर में मिलती है, तो इसको याद कर लेना, ये पूछा जाता है। बादा में भुजहा के निकट में यमुना नदी से केन नदी भी मिलती है, तो इसको याद रखना। बेतवा और केन दोनों सहायक नदी है यमुना नदी की, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का बृहद चाप का निर्माण करती है, तो इसको याद रखना। कौन सा ऐसा नदी है जो बृहद चाप का निर्माण करती है? तो ऑप्शन में दिया जाएगा, तो इसको याद रखना, यमुना नदी है जो बृहद चाप का निर्माण करती है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित ये प्रमुख शहर हैं। तो पूछ लिया जाता है यमुना नदी के किनारे कौन कौन से स्थित शहर है, तो इनको याद रखना, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, यमुना। तो ये सब प्रमुख यमुना नदी के किनारे बसे शहर है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं रामगंगा नदी के बारे में, जो कि ये पूछा जाता है, यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता? तो हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से यानी पौड़ी गढ़वाल से इसका उद्गम होता, तो इसको याद रखना। रामगंगा नदी के किनारे जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो इसको याद रखना। यानी रामगंगा के किनारे जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो इसको याद रखना। रामगंगा नदी के किनारे जिम नेशनल पार्क स्थित है, तो इसको याद रखना। रामगंगा नदी कालागढ़ यानी उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहीं से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो इसको याद रखना। पूछा जाता है मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से रामगंगा नदी करती है, तो इनको याद रखना, कालागढ़ जो कि बिजनौर जिले में स्थित है, उत्तराखंड के निकट से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे बात कर लेते हैं शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी का उद्गम के बारे में देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय या मिलाप ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा कहा जाता है या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखना। शारदा नदी को प्रारंभ में काली गंगा या गौरी गंगा कहते हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा को निर्धारित करता, तो इसको याद रखना। पूछा जाता कौन सी ऐसी नदी है जो नेपाल और पीलीभीत की सीमा निर्धारण करता, तो याद रखना शारदा नदी है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो पूछा जाता है शारदा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश? ब्रह्मदेव के निकट से यह प्रवेश करती है, तो उसको याद रखना। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यह शारदा नदी ही है। आगे बात कर लेते हैं शारदा एवं घाघरा नदी का संगम ब्रह्म घाट के निकट में होता है, यानी दोनों का मिलन हो जाता है ब्रह्म घाट पे, तो इनको याद रखना। दोनों आगे चलकर एक हो जाती है, शारदा और घाघरा दोनों मिलकर। दोनों का संगम कहाँ होता? ब्रह्म घाट पर होता है। घाघरा नदी की बात कर लेते हैं, उद्गम कहाँ से होता? आगे बात कर लेते हैं घाघरा नदी का उद्गम देख लेते हैं। माप चाचुंगो हिमनद से इनका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत से है, तो इनको याद रखना। यह तिब्बत में स्थित है। माप चाचुंगो यहीं से इनका उद्गम होता है। आगे बात कर लेते हैं घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। सिक, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक, ये सब घाघरा नदी की सहायक नदी हैं, तो इनको याद रखना। इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अयोध्या में प्रसिद्ध है सरयू नदी के नाम से। कभी कभी पूछ लिया जाता है घाघरा नदी के किनारे स्थित कौन सा
धाम है तो इसको याद रखना। अयोध्या धाम है हमारा घाघरा नदी के किनारे स्थित, इसी का नाम दूसरा नाम से जाना जाता है सरयू नदी, तो इसको याद रखना। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद में यह नदी छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली नदी के बारे में। राप्ती नदी हमारा है। राप्ती नदी के उद्गम की बात करते हैं रुकुमकोट किस राप्ती नदी के उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। ये रुकुमकोट से इनका उद्गम होता है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी की बात कर लेते हैं। एक ही सहायक नदी इसकी रोहड़ी है, तो इसको याद रखना। राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है? रोहड़ी नदी है। आगे बात कर लेते हैं राप्ती नदी एवं घाघरा नदियों के संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर हो जाता है, तो इनको याद रखना। दोनों का संगम हो जाता है घाघरा और राप्ती का देवरिया में। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। जानापा पहाड़ी महूस जिला से इनका उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। काली सिंध हुआ, पार्वती हुआ, बनास हुआ, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारण करती है, तो इसको याद रखना। ये तीनों राज्यों का सीमा निर्धारण करती है चंबल नदी, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी पर बनाए गए बांध के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर बांध और कोटा बैराज बांध, ये सभी बांध इसी पर स्थित है, तो इनको याद रखना। चंबल नदी पर यह प्रमुख बांध है। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको याद रखना। बेड़ों का निर्माण करती है, तो पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है, तो यह चंबल नदी है। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, तो इसको याद रखना। चंबल नदी का संगम कहाँ पर हो जाता है? इटावा पर। यमुना नदी में ये जाकर गिर जाती है, अपनी मुहाना बनाती है, तो इनको याद रखना। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियाँ थे जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक शेयर जरूर किया करिए, आप सबका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।